समझौता या प्यार। कहने को निखिल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सभी कहते हैं कि निखिल जैसा पति संयोग से मिलता है। घर में सभी सुख सुविधाएं हैं, जो मैं चाहती हूँ वह मुझे मिल जाता है। लेकिन लोग यह क्यों नहीं समझते कि मैं इंसान हूँ। मुझे घर में सजी वस्तुओं से ज़्यादा छोटे छोटे खुशी के पलों की ज़रूरत है। शादी के इतने साल बाद भी मुझे यह याद नहीं पड़ता कि कभी निखिल ने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर यह पूछा हो कि मेघा, तुम खुश तो हो, या मैं तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। निखिल और मुझ में हमेशा एक दूरी सी रही। अपने उस दोस्त को निखिल में कभी नहीं देख पाई जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। मैं कभी अपने मन की बात निखिल से नहीं कह पाई। मुझे निखिल के रूप में हमसफर तो मिला, लेकिन साथी कभी नहीं मिला। इतने अपनों के होते हुए भी आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिस रिश्ते में मैंने प्यार की उम्मीद की थी, मेरे उसी रिश्ते में इतनी दूरी है कि एक समुद्र भी छोटा पड़ जाए। मैं अपने इस रिश्ते को कभी प्यार का नाम नहीं दे पाई। मेरे लिए वह बस एक समझौता ही बनकर रह गया, जिसे मुझे निभाना था, चाहे घुट घुट कर ही सही। मैंने धीरे धीरे अपने हालात से समझौता करना सीख लिया। अपने आसपास से छोटी छोटी खुशियों के पल समेटकर उन्हीं को अपने जीने की वजह बना लिया था। मैंने इसके लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली थी, जहाँ बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में मैं अपनी खुशियाँ भी ढूंढ लेती थी। बच्चों की प्यारी और मासूमियत भरी बातें मुझे जीने का हौसला देती थी। किसी इंसान के पास अगर उसके अपनों का प्यार होता है तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके अपने उसके साथ हैं। लेकिन उसी प्यार की कमी उसे अंदर से तोड़ देती है, बिखरने लगता है सब कुछ। मैं भी टूट कर बिखर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का टूटना वह बिखरना किसी ने नहीं देखा। जिंदगी का यह सफ़र सीधा चला जा रहा था कि अचानक उसमें एक मोड़ आ गया और मेरी ज़िंदगी ने एक नई राह पर कदम रख दिया। मेरे दिल की सूखी ज़मीन पर जैसे कचनार के फूल खिलने लगे और उसी के साथ मेरे अरमान भी महकने लगे। स्कूल में एक नए टीचर समीर की नियुक्ति हुई। वह विचारों से जितने सुलझे थे, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक था। उनसे बात करके दिल को न केवल बहुत राहत मिलती थी, बल्कि वक्त का भी एहसास नहीं रहता था। समीर कहा करते थे कि इंसान जो चाहता है उसे हासिल करने की हिम्मत खुद उसमें होनी चाहिए। एक दिन बातों ही बातों में समीर ने पूछ लिया, मेघा, तुम इतनी अलग अलग सी क्यों रहती हो? किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हो? क्यों तुमने अपने अंदर की उस लड़की को कैद करके रखा है जो जीना चाहती है? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि उड़कर उस आसमान को छू लूं? एक बार अपने अंदर की उस लड़की को आज़ाद करके देखो। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। समीर की बातें सुनने के बाद मुझे लगने लगा था कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है और मुझे भी अपनी ज़िंदगी खुशियों के साथ जीने का हक है। यूं घुट घुट कर जीने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है। इस तरह मुझे मेरे होने का एहसास दिया समीर ने, और मुझे लगने लगा था जैसे मुझे वह दोस्त व साथी मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मैंने हमेशा निखिल में ढूंढा, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। मैं फिर से सपने देखना चाहती थी, लेकिन मुझे एक डर था कि यह सही नहीं है। समीर की आंखों में एक कशिश थी जो मुझे मुझसे ही चुराती जा रही थी। उनकी आंखों में डूब जाने का मन करता था और मैं कहीं न कहीं अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल होती जा रही थी। मन कह रहा था कि सभी पिंजरे तोड़कर खुले आकाश में उड़ जाऊं, पर इस दुनिया की रस्मों रिवाज की बेड़ियां, जिनमें मैं इस कदर जकड़ी हुई थी कि उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरे अंदर एक द्वंद चल रहा था, दिल और दिमाग की लड़ाई में। कभी दिल दिमाग पर हावी हो जाता तो कभी दिमाग दिल पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। समीर का बातें करते करते मेरे हाथ को पकड़ना, मुझे छूने की कोशिश करना मुझे अच्छा लगता था। उनके कहे हर एक शब्द में मुझे अपनी ज़िंदगी आसान करने की राह नज़र आती थी। मेरा मन करने लगा था कि मैं दुनिया को उनकी नज़रों से देखूं, उनके कदमों से चलकर अपनी राहें चुन लूं।
भुला दूं कि मेरी शादी हो चुकी है। पता नहीं वह सब क्या था जो मेरे अंदर चल रहा था। एक अजीब सी कश्मकश थी। अपने अंदर की इस हलचल को छिपाने की मैं कोशिश करती रहती थी। डरती थी कहीं मेरे जज्बात मेरी आंखों से नज़र न आ जाए और कोई कुछ समझे, खासकर समीर को कुछ समझ में आए। समीर जब भी मेरे सामने होते थे तो मन करता था कि उनको अपलक देखते रहूं और यूं ही ज़िंदगी तमाम हो जाए। उनकी आंखों में डूब जाने का मन करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दिमाग कहता था कि मुझे समीर से दूरी बना कर रखनी चाहिए और दिल उनकी ओर खिंचता ही जा रहा था। दिमाग कहता था कि नौकरी ही छोड़ दूं और दिल मेरे कदमों को खुद ब खुद उस राह पर डाल देता था जो समीर की तरफ जाती थी। बहुत सोचने के बाद मैंने दिमाग की बात मानने में ही भलाई समझी और फैसला किया कि अपने बढ़ते कदमों को रोक लूंगी। मैंने समीर से कतराना शुरू कर दिया। अब मैं बस काम की ही बात करती थी। समीर ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने टाल दिया। वह परेशानी जो अब तक मैंने अपने मन में छिपा रखी थी अब समीर की आंखों में दिखने लगी थी और मैं अपने आप को यह कहकर समझाने लगी थी कि क्या हुआ अगर समीर मेरे पास नहीं है, कम से कम मेरे सामने तो है। क्या हुआ अगर हम सफ़र नहीं बन सकते मगर वह मेरे साथ हमेशा रहेंगे मेरी यादों में। मेरे जीने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। मैं अपने विचारों में खोई समीर से दूर, बहुत दूर जाने के मंसूबे बना रही थी कि अगले दिन समीर स्कूल नहीं आए। मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब अपने मन में ही चोर हो तो सारी दुनिया ही थानेदार नज़र आने लगती है। किसी तरह वह दिन बीता, पर घर आने के बाद भी अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। अगले दिन भी समीर स्कूल नहीं आए और इसी तरह 4 दिन निकल गए। मेरी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर बहुत हिम्मत करके सोचा कि फ़ोन ही कर लेती हूँ, कुछ तो पता चलेगा। मैंने फ़ोन किया तो उधर से सीमा ने फ़ोन उठाया। मैंने उससे पूछा, अरे सीमा, तुम कब आई हॉस्टल से? दीदी मुझे तो आए 2 दिन हो गए, सीमा ने बताया। सब ठीक तो है ना? समीर जी भी 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। दीदी इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है और मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। न तो ठीक से कुछ खा रहे हैं, न समय पर दवाई ले रहे हैं। मैं तो कह कह कर थक गई, आप ही आकर समझा दीजिए ना। मैं सीमा को मना नहीं कर पाई और अगले दिन आने को कह दिया। अगले दिन समीर के घर जाकर घंटी बजाई तो सीमा ने ही दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वह बोली, अंदर आइए ना मेघा जी, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी। कैसी हो सीमा, मैंने पूछा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है मेघा जी, सीमा बोली। बस समीर भैया की चिंता है, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन। और मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ और भैया यहाँ पर बिल्कुल अकेले। जब से मैं घर आई हूँ देख रही हूँ कि भैया बहुत उदास रहने लगे हैं। आप ही देखो ना कितना बुखार है, लेकिन ढंग से दवा भी नहीं लेते। आप तो उनकी दोस्त है, आप ही बात कीजिए, शायद उनकी समझ में आ जाए। मैं सीमा के साथ समीर के कमरे में गई तो वह लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर लग रहे थे। मैंने माथे पर हाथ रखा तो बुखार अभी भी था। मैंने सीमा से कुछ खाने के लिए और ठंडा पानी लाने के लिए कहा और समीर को बैठने में मदद करने लगी। सीमा खिचड़ी ले आई, मैं खिलाने लगी तो समीर बच्चों की तरह न खाने की जिद करने लगे। मैंने कहा, समीर जी आप अपना नहीं तो कम से कम सीमा का तो ख्याल कीजिए, वह कितनी परेशान है। खैर उन्हें खिचड़ी खिलाकर दवा दी और लिटा दिया। मैं माथे पर पानी की पट्टियाँ रखने लगी। कुछ देर बाद बुखार कम हो गया, समीर सो गए तो मैंने सीमा से कहा, सीमा मैं जा रही हूँ, तुम अपने भैया का ध्यान रखना। अगर हो सका तो मैं कल फिर आने की कोशिश करूँगी। मैं घर आ गई, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि क्या समीर की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? क्या मेरी बेरुखी से वे इतने आहत हो गए कि उनकी तबीयत खराब हो गई? मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये बातें सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली। घड़ी में सुबह के 8 बज चुके थे। आज भी स्कूल की छुट्टी हो गई, यह सोचते हुए मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ सीमा थी। मैंने उससे पूछा, समीर जी की तबीयत कैसी है?
मेघा जी, भैया ठीक है, बस मुझे एक ज़रूरी काम से अपनी सहेली के साथ बाहर जाना है और भैया अभी इस लायक नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जा सके, इसलिए आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप कुछ देर के लिए यहाँ आ सकती हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ और फ़ोन रख दिया और मैं तैयार होकर वहाँ पहुँची तो सीमा और उसकी सहेली मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे थैंक्स कहते हुई चली गई। मैंने समीर के कमरे में जाकर देखा तो वो सो रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई और मेज़ पर रखी किताब के पन्ने पलटने लगी। थोड़ी देर बाद समीर के कमरे में कुछ आवाज़ हुई। मैंने जाकर देखा तो समीर अपने बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे। मैं वहाँ से आ गई और रसोई में जाकर चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। चाय बनाकर जब मैं बाहर आई तो समीर नहा चुके थे। उनकी तबीयत पहले से ठीक लग रही थी, लेकिन कमज़ोरी बहुत थी। मुझे देखकर वह चौंक गए। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं वहाँ पर हूँ। मेघा जी, आप सीमा कहाँ है? उसे किसी ज़रूरी काम से जाना था। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अकेला छोड़कर कैसे जाती, इसलिए मुझे बुला लिया। आप चाय पीजिए, वह आ जाएगी। सीमा भी पागल है, अगर उसे जाना था तो चली जाती, आपको क्यों परेशान किया? समीर बोले। मैंने समीर की तरफ देखा और चुपचाप चाय का प्याला उन्हें थमा दिया। हम खामोशी से चाय पीने लगे। कुछ भी कहने की हिम्मत न तो मुझ में थी, न शायद उनमें। चाय पीकर मैं बर्तन रसोई में रखने के लिए उठी तो समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे पूरे शरीर में। ट्रे हाथ से छूट जाती अगर मैं उसे मेज़ पर न रख देती। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने और कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, मेघा, तुमने मेरे लिए यह सब कुछ क्यों किया? समीर के मुंह से अपने लिए पहली बार मेघा जी की जगह मेघा और आपकी जगह तुम का उच्चारण सुनकर मैं चौंक गई। इस तरह से मुझे पुकारने का अधिकार उन्होंने कब ले लिया? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने फिर से पूछा, मेघा, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरे लिए यह सब क्यों किया? बहुत हिम्मत करके मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, एक दोस्त होने के नाते मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकती थी। इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? पहले तुम बताओ कि हमारे बीच अभी भी सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। मेघा, तुम्हारा अधिकार क्या है और कितना है, इसका फैसला तो तुम्हें ही करना है, समीर बोले। मैंने अपनी नज़रें उठाई तो समीर मुझे ही देख रहे थे। कितना दर्द, कितना अपनापन था उनकी आंखों में। दिल चाह रहा था कि कह दूं, समीर, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। नहीं जी सकती मैं आपके बिना। अपने सभी जज्बात, सभी एहसास उनके सामने रख दूं, उनकी बाहों में समा जाऊं और सब कुछ भुला दूं, लेकिन होठ जैसे सिल गए थे। बिना कुछ कहे ही हम एक दूसरे के जज्बात और हालात समझ रहे थे। मुझे भी यह एहसास हो चुका था कि समीर भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उन्हें करती हूँ। वह भी अपने प्यार की मौन सहमति मेरी आंखों में पढ़ चुके थे और शायद उस अस्वीकृति को भी पढ़ लिया था उन्होंने। कुछ नहीं बोल पाए। हम बस यूं ही जाने कितनी देर तक बैठे रहे। फिर अचानक समीर ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरे माथे को चूम लिया। अब मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनकी बाहों में समा गई। कितनी देर हम रोते रहे मुझे नहीं पता। दिल चाह रहा था कि यह पल यहीं रुक जाए और हम यूं ही बैठे रहें। मैंने अपना बैग उठाया और वहाँ से अपने घर आने के लिए निकल पड़ी। इसी प्यार ने एक बार फिर मुझे नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं समीर से कभी नहीं मिलूंगी। आज तो उस तूफान को हम पार कर गए, खुद को संभाल लिया, लेकिन दोबारा मैं ऐसा शायद न कर पाऊँ और मैं नहीं चाहती थी कि समीर के आगे कमज़ोर पड़ जाऊँ। मैं अपने प्यार को अपना तो नहीं सकती थी, लेकिन उसी प्यार को अपनी शक्ति बनाकर अपने फ़र्ज़ के रास्ते पर कदम बढ़ा चुकी थी। मैंने अगले दिन स्कूल में अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। मैंने एक बार फिर प्यार और समझौते में से समझौते को चुन लिया। मेरे अंदर जो प्यार समीर ने जगाया, वह एहसास, उनकी कही हर एक बात, उनके साथ बिताए हर एक पल, मेरी ज़िंदगी का वह अनमोल खजाना है जो न तो कभी कोई देख सकता है, न ही मुझसे छीन सकता है। कितना अजीब सा एहसास है ना यह प्यार। कब किससे क्या करवाएगा कोई नहीं जानता। यह एहसास किसी के लिए जान देने पर मजबूर करता है तो किसी की जान लेने पर भी मजबूर कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।